हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या होता है, क्योंकि बिना वर्ण जाने हम वर्णमाला को जान नहीं सकते हैं। तो वर्ण का डिफिनेशन क्या है? वर्ण उस ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द होता है तो शब्द बना होता किससे? वर्णों से, यानी शब्द का विभाजन करके आप वर्णों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उस ध्वनि को कहा जाता है जिसका कोई खंड नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका कोई विभाजन नहीं हो सकता है। जो वर्ण होते हैं भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन कभी कभी आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह क्या होता है? वर्ण। वर्णमाला हमको देखना क्या है? हमको देखना है वर्णमाला। आइए देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहा गया? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। यानी कि अगर का के बाद खा ना लिखें, खा के बाद गा ना लिखें, तो ये जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है यह सही नहीं होता है। तो अगर वर्णों का व्यवस्थित क्रम ना हो फिर भी वर्ण हो तो उसको हम कहते हैं वर्ण समूह। अब का के बाद हम गा को भी लिख सकते हैं, बिना खा लिखे हम गा को लिख सकते हैं, या गा बिना लिखे हम अंगा को लिख सकते हैं। तो वो कहलाएगा क्या चीज़? वर्ण समूह। और वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो मूल संख्या है वह कितनी है? तो मूल संख्या हिंदी वर्णमाला में है, हिंदी वर्णमाला की है 44। और कुल जो संख्या है यह कितनी है? कुल संख्या है 52। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी? 44 है और कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। अगर आपको याद हो तो इंग्लिश की जो वर्णमाला है अल्फ़ाबेट है उसकी जो संख्या 26, तो इंग्लिश के वर्णमाला की 2 गुना है हिंदी की वर्णमाला 52। ठीक, आइए देखते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम ध्यान देते हैं कि वर्णमाला को कैसे पढ़ा जाता है। तो कुल वर्णमाला को 3 रूपों में पढ़ा जाता है। पहला क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला, और दूसरा है वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला, और तीसरा है तारत्व के आधार पर वर्णमाला। आज हम पहला देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला। और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला को 3 भाग में बांटा गया है। स्वर है, व्यंजन है और कौन सा? अयुग्मवाह है। यानी इन्हीं 52 वर्णों को 3 भागों में उच्चारण स्थान के आधार पर बांट दिया गया। सबसे पहला क्या है? स्वर है, दूसरा व्यंजन और तीसरा क्या है? अयुग्मवाह। आइए देखते हैं स्वर क्या होता है। तो स्वर ऐसे वर्ण को कहा जाता है जिन वर्णों का अस्तित्व क्या हो? स्वतंत्र हो, जो कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हों, इन वर्णों को कहा जाता है स्वर। हिंदी के वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वह कितनी है? तो 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन सा स्वर है? तो छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए है, ऐ है, ओ है, और कौन सा है? औ है। तो इन वर्णों को मिलाकर कुल कितने हुए? 11 वर्ण हुए। कहीं कहीं बुकों में आपको मिल जाएगा कि स्वर वर्णों की संख्या 13 है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है केवल 11 है। यदि हम बात करें संस्कृत की वर्णमाला की तो उसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। कौन कौन से? 2 एक्स्ट्रा हैं। तो जो स्वर वर्ण है इसमें संस्कृत में एक हो जाता है जिसको कहते हैं बड़ी री,
बड़ी री भी क्या होता है, एक संस्कृत का स्वर है, और जो लिरी होता है यह भी किस में होता है, संस्कृत में। तो अगर हम संस्कृत की वर्णमाला की बात करें तो उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, लेकिन हिंदी में कितना होता है, तो कुल 11 होता है। ठीक। व्यंजन क्या है, व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। किसका उल्टा है, तो जस्ट स्वर का उल्टा हो गया क्या चीज, व्यंजन। क्या बताया गया, व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र अस्तित्व के नहीं होते हैं, जो किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वह मूल कितनी है, तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, और जो कुल व्यंजन वर्ण है इन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 39 है। इसको ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी, 33 है, कुल संख्या कितनी है, तो यह है 39। आइए अगला देखते हैं, अयोगवाह क्या है। तो अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ऐसे वर्णों को ही कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण क्या कहा गया, ऐसे वर्ण ना तो पूरी तरह स्वर हैं और ना ही पूरी तरह व्यंजन है, उनको क्या कहा गया, अयोगवाह कहा गया। और ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनते हैं उनको कहा गया अयोगवाह। कौन कौन से वर्ण हैं, तो अयोगवाह की संख्या है 2। कौन कौन से हैं, एक अंग है और दूसरा कौन सा है, तो वह है आहा। ये दोनों के दोनों जो वर्ण हैं ये अयोगवाह है। अगर हम अंग की बात करें तो यह बना हुआ है स्वर और व्यंजन दोनों के योग से। जैसे आ को आप देख रहे हैं तो आ कहाँ है, आ स्वर में है, लेकिन जो इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है यह क्या है, तो ना है, आधना है। और ना कहाँ होगा, तो यह होगा व्यंजन में। तो जो अंग है ये स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना, तो इसको ना तो पूरी तरह से आप स्वर कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन कह सकते हैं, इसलिए इसके लिए एक अलग टर्म अपनाया गया अयोगवाह। और इस अयोगवाह का अन्य एक स्पेशल क्या नाम है, तो इसको कहते हैं अनुस्वार। इसका नाम क्या है, अनुस्वार नाम है। और दूसरा क्या है, आहा है। आहा भी क्या है, अयोगवाह है। यह भी 2 वर्णों के मेल से बना है, एक स्वर है एक व्यंजन है। आ क्या है, स्वर है, लेकिन जो इसके पीछे 2 विसर्ग लगे हुए हैं ये क्या है, तो यह हा है। तो हा कहाँ है, व्यंजन में है, इसका मतलब यह भी स्वर व्यंजन दोनों के मेल से बना है, तो यह भी क्या होगा, अयोगवाह होगा। और इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है विसर्ग। तो 2 आपके क्या हो गए, 2 हो गए अयोगवाह, अंग हो गया और क्या हो गया, आहा हो गया। आइए व्यंजन को हम देखते हैं। क्या बताया गया, व्यंजन वर्णों की जो मूल संख्या 33 है, कुल संख्या कितनी है, 39 है। इसमें भी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्या है, स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है संयुक्त व्यंजन और तीसरा है द्वित्व या दुगुण या उत्क्षिप्त, या इसी को उत्सृप्त भी कहा जाता है और इसी को नए आगत व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन को क्या कहा गया, नए आगत व्यंजन कहा गया। और नए आगत व्यंजन या उत्क्षिप्त या द्वित्व व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या भी 2 है। इसकी संख्या कितनी है, 2 है। इसमें कौन सा है, तो सबसे पहला है डा, और फिर कौन सा है, तो यह है ढा। ये दोनों के दोनों जो वर्ण हैं इन वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहा गया। ठीक, कौन कौन से हैं, डा है और कौन सा है, ढा है। अगला देखते हैं, हम पीछे से आते हैं, ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहा गया, तो ऐसे व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, जुड़ने से बनते हैं, ऐसे व्यंजन वर्णों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। आइए देखते हैं कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन के में जो वर्णों की संख्या हुआ कितनी है, 4 है।
कौन कौन सा वर्ण है, तो इसमें सबसे पहला है छा, फिर कौन सा है त्रा है, फिर कौन सा है इज्ञा है, और कौन सा है तो स्रा है। ये चार वर्ण दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा गया। किस किस वर्ण के योग से बनते हैं, तो जो छा है ये बना है आधा का, और किससे तो आधा सा से छा हो गया। त्रा जो है वह किससे किससे बना हुआ है, जो त्रा है ये बना हुआ है दो वर्णों के मेल से, यह भी बना हुआ है। इसमें क्या है तो आधा ता है और फिर क्या है आधा रा है। जो इज्ञा है यह भी दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन सा है, तो इसमें है आधा जा है और क्या है तो या है, ये बना हुआ है इज्ञा, इससे बना हुआ है। एक अन्य है, कौन सा बताया गया, तो आपको बताया गया कि स्रा भी क्या है तो वह भी संयुक्त व्यंजन है। यह किससे किससे बना है, यह बना हुआ है आधा सा से और किससे रा से। ठीक, तो जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, चार है, छा त्रा इज्ञा और कौन सा स्त्रा। ठीक, आइए अगला देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन को क्यों कहा गया, चूंकि इन वर्णों को वर्गों के माध्यम से पढ़ा जाता है इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन में वर्णों की जो संख्या है वह कितनी है, तो वह है 25 है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है, तो का से लेके माँ तक के जो वर्ण हैं इन वर्णों को वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। और कितने वर्ण हैं, तो 25 वर्ण है। अगला क्या है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा गया, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करते समय वायु को मुख के अंदर लिया जाए, ऐसे व्यंजन वर्णों को कहा गया अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, चार है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला या है, फिर कौन सा है रा है, फिर कौन सा है ला है और कौन सा है वा है। तो ये जो चार वर्ण है या रा ला वा, ये चारों के चारों वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्या है ऊष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या भी चार है। ठीक, किसे कहा गया उष्ण व्यंजन या उष्ण व्यंजन, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करते समय शरीर में गर्मी पैदा हो, ऐसे व्यंजन वर्णों को कहा जाता है उष्ण या ऊष्म व्यंजन। क्यों, क्योंकि ऊष्म और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। क्या बताया गया, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करते समय शरीर में गर्मी पैदा हो, ऐसे व्यंजन वर्णों को कहा गया ऊष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, तो यह भी चार है। कौन कौन से हैं, तो सा वाले सब के सब हैं, बड़ा सा है और कौन सा मूर्धन्य सा है, छोटा सा है और कौन सा है हा है। इन सभी वर्णों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या चीज़, तो उष्ण व्यंजन या उष्ण व्यंजन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन में दो वर्ण हैं, एक है या है और दूसरा क्या है वा है। या और वा को कहा जाता है अर्ध स्वर। किसके अंतर्गत आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं कितनी संख्या हो गई, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या बताया गया, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है, और कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 39 है। अगर इस 39 में चूंकि सभी आएंगे, 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 6 हो गए। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 33। 33 4 कितना होता है, 33 4 होता है 37 और 37 2 कितना होता है 39। तो कुल जो है कितने हो गए, 39 हो गए। और जो ये आपके स्पर्शी व्यंजन है इसमें भी वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण और उष्ण या उष्ण के अंतर्गत कितना आ जाता है, 4 वर्ण आ जाता है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले स्वरों के बारे में कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं स्वर वर्ण क्या होते हैं। अभी आपको शुरुआत में ही डिफिनेशन बताया गया।
ऐसे वर्ण जिनका अस्तित्व स्वतंत्र हो तथा जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हों। क्या बताया गया? ऐसे वर्ण जिनका अस्तित्व स्वतंत्र हो, जो कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हों, स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर कुल 4 प्रकार का है। आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहला जो स्वर का प्रकार है यह क्या है? तो यह है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसी ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर का एक अन्य नाम क्या है? लघु स्वर। लघु स्वर, इसी ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहा जाता है। इसी का एक अन्य नाम है मूल स्वर। मूल स्वर। और इसी ह्रस्व स्वर का एक नाम है क्या चीज? तो एक मात्रिक स्वर। क्या नाम है? एक मात्रिक स्वर नाम है। ठीक, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे वो स्वर वर्ण कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है छोटा आ, फिर कौन सा है? छोटी ई, फिर कौन सा है? छोटा ऊ, और फिर कौन सा है? री। ये कहलाते हैं चारों के चारों वर्ण ह्रस्व स्वर। और इसी को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें केवल एक मात्रा होती है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। दूसरा जो स्वर का प्रकार है यह कौन सा है? तो अगला जो स्वर का प्रकार है यह है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। इसी दीर्घ स्वर को कहते हैं संधि स्वर। संधि स्वर, इसी का नाम क्या है? संधि स्वर नाम है। एक अन्य इसी का नाम है गुरु स्वर। क्या नाम है? इसी का नाम होता गुरु। आपको पता होगा कि गुरु मतलब बड़ा होता और लघु मतलब होता छोटा। ठीक, तो अगला क्या प्रकार बताया गया? अगला प्रकार है दीर्घ स्वर। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 7। कौन कौन सी है? इसमें पहला है बड़ा आ, फिर कौन सी है? बड़ी ई, फिर कौन सी है? बड़ा ऊ, फिर कौन सा है? ए, आए, ओ, और कौन सा है? औ। ये सातों के सातों वर्ण क्या है? तो दीर्घ स्वर या संधि स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। अगला जो प्रकार है या तीसरा है, इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। तीसरा क्या है? इसका नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहा गया? तो ऐसे स्वर वर्ण जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके लास्ट वाले दीर्घ स्वर दिखाई दे रहे हैं ए, आई, ओ, औ, इनको विद्वानों ने 2 जगह रख दिया है। पहला क्या? तो दीर्घ स्वर में भी इनको रखा गया है, और अलग से अगर इनकी बात करें तो इनको अलग से संयुक्त स्वर में रखा गया है। इस प्रकार संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। और ऐसे वर्ण जिनका निर्माण 2 स्वरों के संयोग से होता है, जो विभिन्न स्वर के होते हैं, इन्हीं को कहा गया संयुक्त स्वर। ये कौन से हैं? तो ये हैं आपका ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और कौन सा हो गया? औ हो गया। तो ये सब के सब क्या है? संयुक्त स्वर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं बुकों में आपको दिया क्या गया है कि जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के बारे में क्या बताया गया है? जिसके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहा गया, और जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहा गया। तो क्या कोई बैठ के तौल रहा था, नाप रहा था कितना लग रहा है? कोई 1 मिनट में 1 गाली देते हैं, कोई 100 गाली दे के निपटा लिए, है ना। तो यहाँ पर कोई बैठ के तौल तो रहा नहीं है, नाप तो रहा नहीं है। कैसे कहते हैं कि ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगता? क्यों? क्योंकि जो ये दीर्घ स्वर हैं इनको क्या कहा गया? पहले जानिए ह्रस्व स्वर को मूल स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं ह्रस्व स्वरों से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे इसमें आपका जब छोटा आ और फिर छोटा आ मिलेगा तो यहाँ पर निर्माण किसका होगा? बड़ा आ का। छोटी ई और छोटी ई जब मिलेगी किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। तो यानी कि ये जो दीर्घ स्वर हैं सबके सब बन रहे हैं ह्रस्व स्वरों से, और इसमें अगर
एक आ के उच्चारण में जितना समय लग रहा है उतना एक आ और मिला है, तो इसका मतलब यहाँ 2 आ है, तो इसलिए कहते हैं कि हास स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है। तो मतलब ये चीजें हैं। ठीक, अगला जो स्वर है यह कौन सा है, तो यह है पलुष स्वर। पलुष स्वर क्या होते हैं, तो ये संस्कृत के स्वर होते हैं, इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, लेकिन आजकल हिंदी के बुकों में आपको ये भी मिल जाएगा कि पलुष स्वर हिंदी का है, लेकिन ऐसा नहीं है। पलुष स्वर संस्कृत का एक प्रकार का स्वर है, और यह जो पलुष स्वर होता इसका डिफिनेशन क्या है, तो ऐसा स्वर जिसमें हास स्वर से तिगुना समय लगे। तिगुना समय आपको पहले बताया, कोई तौलने के लिए बैठा नहीं है कितना समय लग रहा, कैसे कहा गया, तो वर्णों का मेल जितने का होता उतने नाम ले लिया गया। जैसे पलुष स्वर को क्या कहा गया कि हास स्वर से तिगुना समय लग रहा है, और पलुष स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर वर्ण आता है, तो इसके अंतर्गत आता है ओम। ओम देखे होंगे, कुछ ऐसे ओम जो होता है लिखा जाता है, लेकिन ये किसका है, संस्कृत का है। अगर इसको हम देखें विस्तार करके तो ये मिलेगा हमको क्या चीज़, ये मिलेगा आधा माँ। यहाँ पर देखेंगे ओ है, छोटी ई है और माँ है, इसका मतलब यह जो बना है ओम 3 वर्णों के संयोग से हुआ है। तो अगर एक वर्ण में जितना समय लग रहा हो तो 3 वर्ण के उच्चारण में उसका तिगुना समय लगेगा। इसलिए क्या कहा गया कि जो हास स्वर हो से इससे तिगुना समय लगता है, किसमें, पलुष स्वर में। तो पलुष स्वर के अंतर्गत क्या आता है, ओम आता है, और यह किसका है, तो संस्कृत का ये स्वर है। इसका मतलब हिंदी में स्वर वर्ण के जो प्रकार हैं वो केवल 3 है। कौन कौन सा, हास स्वर है, दीर्घ स्वर है, और कौन सा है, संयुक्तकर स्वर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्गीय व्यंजन के बारे में, और अल्प प्राण महाप्राण हो गया और आपका घोष अघोष हो गया।